Good afternoon to everyone. स्क्रीन आप सभी को क्लियर दिख रही है? ओके, ठीक है। तो कल कुछ मेरे ख्याल से नेट की ही प्रॉब्लम थी, तो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग हमें पढ़ना है, तो पूरा चैप्टर है। इस चैप्टर में 2 पार्ट हैं, एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग का है और दूसरा हमारा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग का है। ठीक है, तो कल हमने जब थोड़ा जो डिस्कशन किया था उसको रिवाइज कर लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है वो हमारा बहुत सारे नंबर ऑफ़ कंपोनेंट्स हैं जिसमें यूज होती है। जैसे कुकिंग हमारा होता है, रूम हीटर हम यूज करते हैं, आपका इमर्जन वाटर हीटर्स होते हैं जो पानी गर्म करने वाली रॉड्स आती हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आते हैं आपके, इंडस्ट्रीज़ में आपका वेल्डिंग पर्पज़ के लिए, मेल्टिंग ऑफ मेटल्स को पिघलाने के लिए, टेम्परिंग करने के लिए, हार्डनिंग करने के लिए, ड्राइंग करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग का यूज करते हैं। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं हीटिंग करने के, है ना, टेम्परेचर बढ़ाने के, चीज़ों को गर्म करने के, लेकिन जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है वो हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग होता है। अब इस इलेक्ट्रिकल हीटिंग को हम बाकी जो अदर मेथड्स हैं, जैसे आपका कोल है, ऑयल है, नेचुरल गैस है ना, कोयला जला के हीट हम ले सकते हैं, ऑयल हमारा है, हाँ, लेकिन फिर भी हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग ही क्यों यूज करते हैं, उसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। जैसे अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो नंबर ऑफ़ आपके एडवांटेज मिलेंगे। सबसे पहला हमारा है इकोनॉमिकल। जो हमारा इलेक्ट्रिकल हीटिंग है वो बहुत ही सस्ता होता है, इकोनॉमिकल होता है, ना इसमें किसी स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ ये चलाना नहीं आता है या इसको कुछ पता नहीं इसके बारे में किसी पर्सन को। तो अगर कोई सिंपल बंदा भी है तो वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग को ऑपरेट कर सकता है और मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी इसकी बहुत कम है। तो ये एक पहला पॉइंट आपका है इकोनॉमिकल। और इकोनॉमिकल का आपके देखा जाए 3-4 पॉइंट्स हो गए। पहला पॉइंट आपका हो गया कि चीपर होता है, सस्ता होता है। दूसरा, इसमें किसी स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और तीसरा, मेंटेनेंस कॉस्ट हमारी कम होती है। तो ये एक ही पॉइंट के 3 एडवांटेज हो गए। इकोनॉमिकल पॉइंट के अंदर आपके 3 एडवांटेज इसके आ गए। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, क्लीनलीनेस, यानी कि आपका ये साफ़ सुथरा है बिल्कुल, क्योंकि ना तो इसमें डस्ट होती है ना ऐश होती है। तो ऑब्वियसली आपका आसपास के एनवायरनमेंट को भी ये क्लीन रखता है और ख़ुद भी क्लीन होता है। जैसे हम थर्मल पावर प्लांट या कोल यूज करते हैं तो कोल से हीट होती है, लेकिन कोल के साथ साथ आपकी उसमें से ऐश या राख निकलती है। इसलिए हमारा ये जो मेथड्स है वो बहुत ही क्लीन है। तीसरी चीज़ अगर हम देखें, पॉल्यूशन फ्री है, क्योंकि इसमें कोई फ्लू गैसेस आपकी नहीं निकलती हैं। एटमॉस्फेयर बिल्कुल पॉल्यूशन फ्री रहता है, इसलिए हमारा ये जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग है वो पॉल्यूशन फ्री होता है। और हमारा ना तो कोई चिमनी की हमें रिक्वायरमेंट है, जैसे आपका अगर कोल को हम जलाएंगे या इलेक्ट्रिक जो थर्मल कूलिंग हमारी रहेगी, थर्मल हीटिंग रहेगी, तो उसमें हमें उसको एग्जॉस्ट करने के लिए भी अलग से सिस्टम यूज करना पड़ेगा। एग्जॉस्ट फैन लगाने पड़ते हैं। जैसे आप घर की ही बात करें, किचन में हमारे 2 तरीके की कुकिंग होती है। एक तो होती है चूल्हे पे जो कुकिंग करते हैं, दूसरा इंडक्शन कुकिंग होती है। दोनों में कौन सा फ़ायदेमंद है? एक तो हमारा चूल्हे पे जो बनाते हैं, है ना, गैस का यूज़ करके सिलेंडर हमारे आते हैं। एक तो आपकी वो वाली कुकिंग हो गई, दूसरा इंडक्शन कुकिंग। कौन सी कुकिंग हमारे लिए आपका फ़ायदेमंद है, एडवांटेजेस है? जल्दी से बताइए।
इंडक्शन और गैस, दो ही कुकिंग होगी। गैस आपका मतलब जो चूल्हे वाली होगी कुकिंग हो गई, और दूसरा इंडक्शन कुकिंग। कौन सी कुकिंग पे काम जल्दी हो जाता है? तो ओबियसली आपका आंसर, या सभी का आंसर इंडक्शन कुकिंग ही आएगा। गैस वाला ऑप्शन आ रहा है, तो बताओ अंजलि, कुछ बताना चाह रही है कि गैस वाले इसमें ज़्यादा एडवांटेज होता है। तो ओबियसली आपका इंडक्शन कुकिंग ही गैस कुकिंग से ज़्यादा एडवांटेजेस रहेगी। हाँ, एक दो पॉइंट्स आपके हो सकते हैं कि उसमें आपका गैस कुकिंग ज़्यादा अच्छी हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 100% तो कोई चीज़ आपकी फ़ायदेमंद हो ही नहीं सकती है। उसके एडवांटेज भी होंगे और डिसएडवांटेज भी हमारे रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपका मैं बताऊं कि आपका अगर हमें पानी गर्म करना है, गैस पे आप पानी रखोगे, ये बिल्कुल गलत है। आपका गैस पे अगर हम पानी रख देते हैं तो वो टाइम लेता है गर्म होने में, जबकि अगर हम इंडक्शन में पानी गर्म होने को रखेंगे तो वो आप टाइमर सेट कर सकते हो कि कितने टाइम में आपको करना है, कितना टेम्परेचर देना है, सारी चीज़ें आप तुरंत आप कंट्रोलिंग कर सकते हो। गैस में हमारी कोई कंट्रोलिंग नहीं है, बस हम क्या है कि उसकी जो पॉइंट है उसको कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, दो ही ऑप्शन है। या मिडिल वाला भी ऑप्शन आता है कि आपका बिल्कुल ही बस ज़्यादातर लो है या हाई है, दो ही चीज़ें हमारी हैं। तो ज़्यादातर काम आपका जो है वो इंडक्शन कुकिंग में फास्ट ओबियसली होगा ही होगा, आपका कंजप्शन भी कम ही है। कुछ पॉइंट्स, एक दो पॉइंट्स बहुत ही रेयर केस में हमारे हैं जो उसमें आपका कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, लेकिन आप आने वाले टाइम में देखिएगा कि इंडक्शन कुकिंग आपका बहुत जल्दी यूज हुआ करेगा आपका हर जगह आपका। तो दोनों ऑप्शन हैं, ये पानी और मिल्क वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेस्ट है। मैं खुद देखता हूँ चीज़ को कि इंडक्शन पे अगर आप पानी और दूध गर्म करते हो तो वो गैस के मुकाबले जल्दी हो जाता है। आप उसको कंट्रोलिंग कर सकते हो कि कितना आपको उसका टेम्परेचर रखना है, तो फ़ायदा हमें इंडक्शन में ज़्यादा होता है, गैस में कम होता है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन ज़्यादा मत रखिए, ठीक है। अब गैस में बस आपका ये फ़ायदा है कि आप एक साथ 2 चूल्हे ऑन कर सकते हो, 3 चूल्हे ऑन कर सकते हो, लेकिन उतनी ही गैस आपकी ज़्यादा खर्च होगी वो तो वो दोनों में कहीं ना कहीं आपका पॉइंट जो है वो साइमल्टेनियसली काम करेगा। लेकिन जो एक ओवरऑल अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि इंडिविजुअली तो कुछ ना कुछ पॉइंट आपके ऐसे मिल जाएंगे जिसमें गैस चूल्हा ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें इसको तो ओवरऑल हमारा इंडक्शन हीटिंग वो गैस हीटिंग से ज़्यादा अच्छी होती है। दूसरा पॉइंट, जैसे आपका जो गैस कुकिंग है, गैस आपकी जो जलती है उसमें आधी हीट बेकार हो जाती है। जब हम देखते हैं तो आगे हीट हमारी, अगर बर्तन हमें रखा हुआ है तो बर्तन के चारों तरफ हमारी हीट बेकार हो जाती है, उसकी पूरी हीट बर्तन पे नहीं पहुंचती है। जबकि इंडक्शन में क्या होता है, कंप्लीट हीट आपकी पूरी की पूरी वो बर्तन पे ही रहती है। बर्तन आपने रखा हुआ है तो आपका इंडक्शन चल रहा है, आपने बर्तन हटा दिया तो इंडक्शन आपका ऑटोमेटिकली उसको पॉज कर देता है, आपका रोक देता है। जबकि गैस कुकिंग में ये फ़ायदा नहीं है, आपने उतारा तो उतनी देर तक आपकी गैस चलती रहेगी, वो आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपके हैं जिसके बेस पे आपका इंडक्शन हीटिंग के साथ साथ आपका इलेक्ट्रिकल हीटिंग बाकी सारी हीटिंग से अभी तक सुपीरियर मानी जाती है। उसके एडवांटेज हम पढ़ रहे हैं। पहला एडवांटेज हमने इकोनॉमिकल पढ़ा, दूसरा क्लीनलीनेस पढ़ा, मतलब साफ़ सुथरा आपका है, पहला आपका इकोनॉमिकल है, तीसरा पोल्यूशन फ्री है, फोर्थ आपका ईज़ ऑफ कंट्रोल आपका बहुत ही अच्छा है। ये भी आपको मैंने बताया कि हीटिंग इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग में टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, आइदर मैनुअली। इसको दोबारा पढ़ देता हूँ मैं आपका। इन दिस हीटिंग टेम्परेचर कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड एक्यूरेटली आइदर मैनुअली और ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ बहुत ही ये बाकी किसी उसमें अवेलेबल नहीं है कंट्रोलिंग आपको, ठीक है, कि आपका टेम्परेचर को आप जितना चाहो
उतना कंट्रोल कर सकते हो, रेगुलेट कर सकते हो, चाहे वो मैनुअली हो या ऑटोमेटिक ही हो। आपको पता है कि आपका पानी 2 मिनट में गर्म हो जाएगा, आपने टाइम लगा दिया 2 मिनट्स का, तो 2 मिनट बाद आपका इंडक्शन अपने आप ऑफ हो जाएगा। या आप जैसे जो पेटीज होती हैं, बर्गर होते हैं, उनको गर्म करते हैं, है ना, तो वो भी आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही यूज होता है। तो ये सब क्या है, आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग के एडवांटेज हैं कि कंट्रोलिंग बहुत आसान हो गई है और कोई भी इसको कंट्रोल कर सकता है बिना किसी स्किलिंग के रिक्वायरमेंट के साथ। हमें कोई अलग से इसके लिए कि हाँ इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी या कुछ और करना पड़ेगा, कोई भी बंदा इसको आसानी से कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद आपका आता है यूनिफॉर्म हीटिंग। ठीक है, ये आपका होता है यूनिफॉर्म हीटिंग। विद इलेक्ट्रिकल हीटिंग द सब्सटेंस कैन बी हीटेड यूनिफॉर्मली, मे बी कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग में जो हीटिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है, कहीं कम नहीं, ज़्यादा नहीं, ऐसा कुछ, जितनी आपको रिक्वायर्ड है, और हर पार्ट आपका सेम टेम्परेचर के साथ आपको मिलेगा। जो भी आप सब्सटेंस, जो भी पदार्थ आप गर्म कर रहे हो, वो आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। बाकी नॉर्मल हीटिंग में क्या होता है आपका कि कोई पार्ट सब्सटेंस का कुछ पार्ट ज़्यादा गर्म हो जाएगा, कोई कम गर्म रहेगा, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आती है। इसके बाद आती है एफिशिएंसी की, जो बहुत ही आपका सबसे मेजर डिफरेंस है बाकी हीटिंग और इसमें। नॉर्मली जो हमारी नॉन इलेक्ट्रिक हीटिंग होती हैं, या थर्मल हो, गैस हो, कोल हो, उसमें 40 to 60% हीट ही यूटिलाइज हो पाती है। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि चाहे गैस हीटिंग की बात करें, चाहे कोल हीटिंग की बात करें, आपका ऑयल हीटिंग की बात करें, तो उसमें लगभग मैक्सिमम मतलब 60% तक ही हीटिंग हमें मिल पाती है। बाकी 40% हमारी लॉस में चली जाती है या बेकार हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। जबकि इलेक्ट्रिक हीटिंग में मिनिमम ही फिर 75% है कि 75% तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, और वो 100% तक यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हमारे इक्विपमेंट सारे अच्छे हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हम 100% हीट को यूटिलाइज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक हीटिंग की एफिशिएंसी है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवर हीटिंग आपका अपने आप होती है। यानी कि आपके सेंसर्स रहते हैं, टेम्परेचर सेंसर हो गया, आपका करंट सेंसर हो गया, वो सब डिवाइसेस में लगे होते हैं और ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन देते हैं। आपको कुछ अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप चाहो कि आपको ज़रा सा भी ओवरलोड होगा तो वो सिस्टम अपने आप उसको पॉज कर देगा या हटा देगा, या ओवर करंट होगी तो सप्लाई आपकी बंद हो जाएगी। यानी कि आपका जो डिवाइस है वो सेफ़ रहती है, और उससे आप भी हम भी सब सेफ़ रहते हैं। तो ये सारे क्या हैं आपके इलेक्ट्रिकल हीटिंग के एडवांटेज हैं। उसके बाद आपका आता है ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन के बाद हीटिंग ऑफ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। ये बाकी हीटिंग में रेयर केस में ही पॉसिबल है कि हम इलेक्ट्रिकल हीटिंग के द्वारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हीट कर सकते हैं। लकड़ी को भी गर्म कर सकते हैं, पोर्सिलिन को भी गर्म कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट आपका है। इलेक्ट्रिक हीटिंग ही एक ऐसी हीटिंग है जो लकड़ी, वुड और पोर्सिलिन को भी गर्म कर सकती है, जलाएगी नहीं। अगर नॉर्मली आप उससे करो, कोल को जला के लकड़ी को गर्म करोगे तो लकड़ी जल जाएगी। यहाँ पे लकड़ी जलेगी नहीं आपकी, वो हीट हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, पोर्सिलिन आपका गर्म हो जाएगा। तो हम नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को हीट कर सकते हैं, ये और भी अच्छा इसका एक एडवांटेज होता है। क्लियर है सभी को कि आपका हम हाँ, हीटर पे आप रख दोगे लकड़ी को तो वो क्या होगा, लकड़ी को रखोगे तो वो आपकी जल सकती है। लेकिन अगर आपका इलेक्ट्रिक हीटिंग है, इलेक्ट्रिक आपका कोई भी चीज़ें हैं, ठीक है, वो हमारा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल को भी हीट कर सकता है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस हैं।
ऑटो कैड का क्वेश्चन आया तो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन हमारा क्या आता है, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए। ऑटो कैड आपकी अलग चीज़ है और यहाँ पे आपका ये अलग चीज़ है। ऑटो कैड आपका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम डिजाइनिंग सिस्टम यूज करते हैं। हम अलग अलग जो हमारे कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, रिले हो, सर्किट ब्रेकर हो, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स हैं वो ऑटो कैड के द्वारा। ऑटो कैड केवल इलेक्ट्रिकल में ही नहीं है, मैकेनिकल के लिए भी आपका अलग होता है, सिविल के लिए भी अलग होता है। इलेक्ट्रिकल में आपका जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन कर सकते हैं, तो वो हमें यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। हम इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारा ये पॉइंट भी हो गया है। इसके बाद है बेटर वर्किंग कंडीशन। हमें कोई इरिटेटिंग नॉइज़ नहीं मिलती है, रेडिएशन आपका बहुत ही कम होता है और हमारा इलेक्ट्रिक हीटिंग बहुत ही अच्छी कंडीशन में काम करने लायक होता है। आप कहीं भी बैठे हो, है ना, अपने टीवी साथ देख रहे हो, उसके सामने बैठ के भी अपना आप उसको यूज कर सकते हो इलेक्ट्रिक हीटिंग को, जबकि बाकी के लिए आपको एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है अच्छा खासा। उसके बाद आपका लेस फ्लोर एरिया ये आ गया, तो इलेक्ट्रिक फर्नेस आपकी आती हैं, उनको एरिया की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, ये भी आपका एडवांटेज है। हाई टेम्परेचर, जितना चाहो उतना ज़्यादा टेम्परेचर आप इससे इलेक्ट्रिक हीटिंग से ऑब्टेन कर सकते हो। बस कंडीशन ये है कि जिस मटेरियल को हम टेम्परेचर दे रहे हैं उसके अंदर इसको विदस्टैंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। और लास्ट हमारा है सेफ्टी। इलेक्ट्रिक हीटिंग आपकी बहुत ही ज़्यादा सेफ़ होती है, तो आपकी सेफ्टी पर्पज़ से ये भी आपका एक अच्छा पॉइंट है। जैसे हम देखते हैं आपका कि सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे 10 मर गए, 8 मर गए, 5 मर गए, ये जनरली न्यूज़ आती रहती है। हम भी जब भी देखते हैं बहुत सारे न्यूज़ हैं, तो इसमें आपका सेफ्टी ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि कोई दो केस नहीं हो, केस होते हैं, लेकिन दूसरे केसेस के कंपैरिजन में ये केस हमारा कम होता है। तो ये सब क्या है, हमारे इलेक्ट्रिक हीटिंग के एडवांटेजेस हैं। मैं एक बार फिर से सारे पॉइंट आपको बता देता हूँ। पहला हमारा एडवांटेज था इकोनॉमिकल, यानी कि सस्ता है आपका इकोनॉमी के पर्पज़ से। क्लीनलीनेस है आपका, साफ़ सुथरा है, पोल्यूशन फ्री है, कंट्रोल बहुत इजी है आपका, जितना टेम्परेचर चाहो उतना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद यूनिफॉर्म हीटिंग है आपकी। देन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, 100% तक हो सकती है, मिनिमम तो 75% होती है। ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन इसमें लगी होती है। और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे लकड़ी, पोर्सिलिन, आपको इनको भी हीट कर सकते हो। वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छी होती है, कोई इरिटेटिंग नॉइज़ इससे प्रोड्यूस नहीं होती है। फ्लोर एरिया बहुत कम चाहिए इसको, टेम्परेचर जितना चाहो उतना कर सकते हो, और ये हमारा सेफ होता है। तो ये थे हमारे एडवांटेजेस होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के। कंट्रोलिंग आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई भी डिवाइस उसमें लगा लो आराम से कंट्रोलिंग के लिए। अब दूसरी चीज़ पे हम आते हैं कि जो हम हीट ट्रांसफ़र करते हैं उसके कौन कौन से मोड होते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा शायद, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, इनकी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कौन कौन से मीडियम होते हैं। तो 3 मीडियम हमारे होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। तो 3 मेथड हम हीट ट्रांसफ़र के यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम एक सबस्टेंस से, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो एक क्वेश्चन आया कि लकड़ी को हीट कैसे कर सकते हैं। ये आपका इंडक्शन इलेक्ट्रिक हीटिंग का ही एडवांटेज है। इलेक्ट्रिक हीटिंग में आप अगर आपको टेम्परेचर ऑब्टेन करना है तो आपके इंडक्शन फर्नेस आती हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, सबस्टेंस को गर्म कर सकते हो। ठीक है, नहीं आप कोई भी चीज़ आसानी से जो भी हमारा इंडक्टिव मटेरियल, इंडक्टिव पोर्ट आपका है, उसके ऊपर रख के आप आसानी से उसको गर्म कर सकते हो, और वो बाकी हीटिंग के कंपैरिजन में बहुत आसान रहता है।
अब 3 मेथड हमारे हो गए, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये आपने पढ़े हुए हैं, फिर भी एक बार हम इनको देख लेते हैं कि जो हमारे तीनों मेथड्स हैं वो क्या होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं हम। तो लाइन आपने आपके सामने लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हो। अब मैं आपको सामने पढ़ देता हूँ। इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सब्सटेंस टू अनदर पार्ट ऑफ सब्सटेंस विदाउट द मूवमेंट इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस। इसको थोड़ा वैसे सबने पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंसेस होती है, ठीक है। नहीं, आपकी जो इलेक्ट्रिक हीटिंग रहेगी, आपकी हीट ट्रांसफ़र होगा आपका, ये केवल इलेक्ट्रिकल ही नहीं है, कोई भी मीडियम आपको हो सकता है इसमें, लेकिन जो मूवमेंट होगा वो आपका मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होगा, वो विदाउट मूवमेंट हमारा एक से दूसरे में आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा है कि एग्जाम्पल आपके नीचे लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टरी हीटिंग आपकी हो गई, या हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। जो हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, है ना, और या रिफ्रैक्टरी आपकी हीटिंग होती है, जो आग रोकी नहीं तो क्या कहते हैं इसको, आग रोकने के जो समन यंत्र आपके आते हैं, है ना, वो आपके रिफ्रैक्टरी हीटिंग होते हैं। और इंसुलेटिंग मटेरियल को हीटिंग के जो भी हमारे मेथड्स हैं उसमें हम कंडक्शन का यूज करते हैं। और इसमें जो फॉर्मूला आपका है ये आपने दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ हीट जो हमारी होती है वो KA/T T1 - T2 × T मेगा जूल में इतनी हीट हमारी हो सकती है। K आपका थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट है, और जो इसकी यूनिट है वो मेगा जूल में रहती है, ठीक है। कितने एरिया में हमें ट्रांसफ़र करना है। तो सिंपली हमने ये देखना है इसमें कि कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में विदाउट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे हमारा हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल और रिफ्रैक्टरी हीटिंग। दूसरा हमारा होता है कन्वेक्शन। अब इसमें क्या होगा, इन दिस मोड द हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ सब्सटेंस ड्यू टू द एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले वाले पार्ट में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हमारा मूवमेंट होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल इसका आपका है इमर्जन वाटर हीटर, जो हमारी रॉड होती है पानी गर्म करने वाली, है ना, उसमें हम कन्वेक्शन का मेथड यूज होता है। और इसमें जो हीट डेसिपेटेड होती है वो उसका फॉर्मूला ये होता है, H = A T1 - T2 ⁵ B। ए और बी आपके कांस्टेंट है जो हीटिंग सरफेस पे डिपेंड करते हैं, T1 और T2 के लिए क्या क्या होते हैं। तो मेनली हमारा कन्वेक्शन हमारा इमर्जन वाटर हीटर एक एग्जाम्पल है, जिसमें हीट ट्रांसफ़र होती है बाई मूविंग ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, यहाँ पे हमारा मूवमेंट हो रहा है। अब तीसरा आपका आता है रेडिएशन। तो इस मेथड में क्या होता है आपका, हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू सब्सटेंस विदाउट हीटिंग द मीडियम। अभी तक आपका मीडियम हीट हो रहा था, लेकिन रेडिएशन में आपका मीडियम हीट नहीं होगा। जैसे सोलर हीटर्स होते हैं, सन बहुत ऊपर होता है आपका, और आपका वही पर्टिकुलर मेन पार्ट ज़्यादा हीट रहता है, जिस पे हमें आपका चाहे वो सोलर पैनल हो या आपने कोई और सोलर से बेस्ड जो भी सिस्टम रख रखा है वो हमारा रेडिएशन के थ्रू होता है। और इसमें जो फार्मूला यूज होता है वो स्टीफन का फार्मूला यूज होता है। स्टीफन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये हीट डेसिपेटेड जो होती है हमारी वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग होती है, H =
5.72 इंटू 10⁴ KE T1/1000⁴ माइनस T2/1000⁴। ये आपकी हमारी रेडिएशन के थ्रू जो हीट हमारी होती है उसका फॉर्मूला होता है। तो तीनों के फॉर्मूले हमारे अलग अलग हो गए। पहले रेडिएशन में हमारा ये हुआ, और एग्जाम्पल आपका सोलर हीटर हुआ। दूसरे में इमर्जन वाटर हीटर हुआ, फॉर्मूला आपका ये हो गया। इसमें हमारा कंडक्शन हुआ, हीटिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, वो हमारा फॉर्मूला ये हो गया। तो इस तरह से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, चाहे वो आपका कंडक्शन से हो, कन्वेक्शन से हो या रेडिएशन से हो। अब इलेक्ट्रिकल हीटिंग में हमारा जो मेन चीज़ें हैं वो और क्या क्या बचती हैं कि कितने टाइप की हीटिंग होती हैं, ये हमें पढ़ना है। अब जो इसमें एक ही टॉपिक कहेंगे उसको हम, कि जो टाइप्स ऑफ हीटिंग होती हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग होती हैं, वो हमें पढ़नी है। चाहे वो हमारी कोई से भी मेथड से हो, कितने भी टाइप की आपकी हो, चाहे जैसे इंडक्शन हीटिंग होती है, आपकी डाइलेक्ट्रिक हीटिंग होती है, जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते भी हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है। और उसके बेस पे हम अलग अलग टाइप की हमने हीटिंग को डिवाइड कर दिया है कि लो फ्रिक्वेंसी हीटिंग होती है या हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग होती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल हीटिंग है तो फ्रिक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज़ पे हो रहा है या उससे ज़्यादा पे हो रहा है, तो जनरली हम 50 हर्ट्ज़ वाली फ्रिक्वेंसी यूज़ करते हैं। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी हीटिंग भी हमारी रहती हैं जो जनरली इंडक्शन हीटिंग में यूज होती हैं। तो इस तरह से आपका ये हीटिंग वाला प्रोसेस रहेगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में इसको फिनिश कर देंगे। जितने भी टाइप्स हमारे हैं उनको एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे मेथड्स हैं जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, तो आपको ज़्यादा उसको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा जो इसका पार्ट है आपका चैप्टर का, वो है वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग का भी आपका सेम यही चीज़ें हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं आपके और क्या है, और इसको हम रियल लाइफ में दोनों को देखते हैं कि आपका इलेक्ट्रिक वेल्डिंग भी दिखता है कि आपका बाहर दुकानें लगी रहती हैं शॉप रोड के किनारे, वो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग यूज़ करते हैं। जनरली पहले गैस वेल्डिंग यूज होती थी, अभी भी काफ़ी जगह गैस वेल्डिंग यूज़ होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग आपका और भी बेस्ट होता है। इंडस्ट्रीज वगैरह में हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। गैस वेल्डिंग आपका नॉर्मल जो कस्टमर जिसके पास इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, उनके लिए हम इलेक्ट्रिक वेल्डिंग नहीं यूज करते हैं, उनके लिए गैस वेल्डिंग यूज करते हैं। बाकी ये सब चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो ये था हमारा 2 टॉपिक हमने पढ़े। एक तो हमारा क्या एडवांटेज होते हैं इलेक्ट्रिकल हीटिंग के, और कौन कौन से मेथड से हम हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो कंडक्शन हो, चाहे कन्वेक्शन हो, या हमारा रेडिएशन हो। ठीक है, तो ये आपका आज का टॉपिक था। बाकी चीज़ें हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन। बाकी चीज़ें पढ़ते रहिए अपना अच्छे से, एग्ज़ाम आपके होंगे ही होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहने हैं, वो भी आपको बीच बीच में बताए जाएंगे। और अपना प्रोजेक्ट का भी काम करते रहिए सभी बच्चे। ओके, थैंक यू एवरीवन।